सेंट्रल युवा सेवा समिति द्वारा आयोजित कानूनी मार्गदर्शन सेमिनार रविवार को शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सिंधी समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। में देखेंगे कि किस तरह साइबर क्राइम, साइबर ठगी और ट्रेडमार्क के विषय में हम पहले भाग में देखा होगा वसीयत, हेल्थ इंश्योरेंस, और इस भाग में देखेंगे कि कैसे साइबर सुरक्षा और ट्रेडमार्क जोखिम की तरह अपने नाम का दूसरे उपयोग कर रहे हैं, कैसे बचाएं। साइबर सुरक्षा। साइबर विशेषज्ञ कुशल नाथ ने बताया कि मोबाइल और इंटरनेट पर हो रहे फ्रॉड से कैसे बचा जाए। उन्होंने आगाह किया कि अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से आए कॉल अटेंड न करें और किसी अज्ञात लिंक पर लॉगिन या ओटीपी साझा करने से बचें। ट्रेडमार्क एटर्नी ब्रजेश चौहान ने बताया कि ट्रेडमार्क स्थापित करने और सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग कॉमर्स में किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रेडमार्क ब्रांड ऑफर की वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ा होना चाहिए और जनता के लिए दिखाई देना चाहिए। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। युक्त बौद्धिक संपदा कार्यालय के साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर करना अतिरिक्त कानूनी लाभ और सुरक्षा प्रदान करता है। ये ट्रेडमार्क मालिक को मार्क का उपयोग करने के विशेष अधिकार प्रदान करता है और उन्हें किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देता है। विशेष सम्मान और समाज का योगदान। सिंधी समाज की ओर से हरीश आहूजा की बेटी जानवी आहूजा को सिविल जज बनने पर सम्मानित किया गया। उन्होंने समाज के बच्चों की शिक्षा और करियर के लिए हर संभव सहायता देने का वादा किया। समाज के प्रमुख लोगों की उपस्थिति। कार्यक्रम में श्री झूलेलाल सेवा समिति के प्रताप रायचुग, मुरली राजानी, अशोक पहुजा, मुकेश खिलवानी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये सेमिनार सिंधी समाज और अन्य समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जिसने लोगों को कानूनी और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक। +91 के अलावा जो भी नंबर आ रहा है वो मतलब अपने देश का नहीं है, वो है फर्जी सिम। फर्जी सिम क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है टेम्पररी नंबर करके, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिससे कि कुछ टाइम तक है ना एक नंबर कोई भी बंदा एक टेम्पररी ईमेल का यूज करके उस नंबर को बाय कर सकता है, उस नंबर से किसी को कॉल कर सकता है, किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है। इस चीज से आप मतलब उसको अरेस्ट करना तो दूर की बात, उसको इन्वेस्टिगेट करना भी बहुत लंबी बात हो गई। उसके प्रोसेस में तो दिन रात निकल जाएंगे। फिर अगर चलते हैं अपन एक दूसरे डेमो के ऊपर, मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे कि सर को आए हुए +87। अब +87 नंबर अपने देश का तो नहीं है, किस देश का है क्या पता। +68 जैसे कि आपको भी कॉल आया तो मतलब आप तो +68 वाले उस नंबर को भी शायद नहीं जानते होंगे, पता नहीं वो कोई है। अब इसमें से पर्सन कोई भी बोल सकता है कि मैं इन्वेस्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, बैंकिंग से बोल सकता है, XYZ किसी भी जगह से मैं बात कर सकता हूँ। उससे आप उस पर्सन को नहीं जानते, अब वो भी आपको नहीं जानता। एक्चुअली ये सब प्रोसेस होती है सबसे पहले डेटा लीक से। अगर आपने कोई ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट ली है, वहाँ पर लॉगिन करा है, उसके अलावा वहाँ से जब डेटा लीक हुआ है तो वो डेटा बिका है मार्केट के अंदर। जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनके पास वो डेटा पहुंचा है। उनकी स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो इतने प्यार से बात करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बंदा आपके नोन है अननोन है। वो आपको आराम से बातों बातों में पैसे आपसे निकला लेंगे। कुछ लिंक शेयर करेंगे, कोई एपीके फाइल आपसे डाउनलोड कराएंगे, कोई सॉफ्टवेयर आपसे डाउनलोड कराएंगे। इस तरह से वो पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। अब इसके अंदर आपको ये रहना है कि अगर कोई स्ट्रेंजर है उससे आपसे कोई काम नहीं है, तो उसको कुछ देना नहीं, कुछ उससे लेना नहीं। सबसे अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर इसके अंदर आते हैं जैसे कि ट्रायल, TRIL, जो अपने मोबाइल पर नंबर आते हैं ना, मैसेज आते हैं, वो मैसेज ट्रायल से आते हैं। ट्रायल इंडिया की टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विस है, वो क्या करती है SMS सेंड करती है। अगर जैसे कि आपको OTP आया, OTP तो आपने देखा, OTP के अंदर मैसेज नहीं देखा है, वो क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर ही नंबर होते हैं। कभी कभी ऐसा था AR हाइफन, उसके अलावा 4 डिजिट और होती है, वो नंबर होती है ट्रायल के ऊपर, जिस कंपनी की जो ट्रायल के ऊपर रजिस्टर्ड होती है। तो इससे क्या होता है कि वो एक वेरीफाइड है। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है +31 से कोई मैसेज आ गया, वो मैसेज किसी भी क्या कहते हैं उसको रेगुलर से ऑथराइज नहीं है। इस तरह के SMS के OTP के ऊपर जब कोई OTP आता है तो OTP किसी को देना नहीं। किसी को अगर उसको नीचे कोई लिंक आ रहा है उस लिंक पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना। यहाँ पर कितने जनों के पास आईफोन है? क्या आपको लगता है आप सेफ हो? मतलब ऐसा जनरल मिथ है कि आईफोन वाले लोग जो है ना वो ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं।
ऐसा कहा जाता है, मतलब मैंने भी बहुत सुना है ऐसा। जब मैंने स्टडी करी इस चीज़ के बारे में कि आईफोन इतना सेफ है या नहीं है, तो मतलब कितना लगता है आप लोगों को कि आईफोन कितना सेफ है? मतलब ऐसा 30%, 40%, 70% ऐसा कुछ आइडिया है? 40-50% ऐसा लगता है, क्योंकि उसके अंदर लिंक्स ओपन नहीं होते, OTP फ्रॉड नहीं आते, बस यही चीज़ है। ऐसा नहीं होता है, एक बग का लेवल इतना हाई होता है कि जो आई मैसेंजर आप यूज करते हो ना, रिसेंटली वो शायद मैं जब पुलिस ट्रेनिंग में था, जून की बात है, उससे 1 महीना पहले आई मैसेंजर हैक हुआ था। आई मैसेंजर हैक हुआ, आईफोन के अंदर का डेटा लीक हो गया, सारी इमेजेस चली गई बंदे की। उसके अंदर अगर डेटा भी जाता है तो क्या होता है, मतलब अगर किसी का डेटा लीक हुआ है, फोटो, पर्सनल इमेजेस ये सारी चली गई, तो मतलब क्या क्या हो सकता है, कोई बताएगा? मतलब कुछ सोचो ऐसा, कुछ क्या हो सकेगा, कुछ क्या कर सकता है? लिंक हो सकती, ठीक है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है। अब ऐसे सुना है यार, मेरी तो डुप्लीकेट आईडी बन गई, वहाँ पर कोई बंदा किसी से पैसे मांग रहा है, या फिर मेरी किसी ने कुछ पर्सनल, जैसे मैंने कहा था, इमेजेस लीक कर दी है। तो ऐसा कभी सुना है किसी के साथ, यहाँ पर आपके साथ हुआ है? तो कुछ बताएंगे आप? मेरे साथ ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप डीपी किसी मिलने वाले की लगी हुई थी, और सबसे पहले तो उसने मुझे मैसेज किया कि भैया कैसे हो। मैंने कहा बढ़िया। उसने कहा यार एक काम था आपसे। तो मैंने कहा आप बताएं क्या काम है। तो उसने कहा यार मुझे ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो मैं शाम तक या कल तक आपको दे दूंगा। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने कहा ये बंदा सक्षम है, इसने कभी पैसा रिक्वायर नहीं किया है, ये मुझसे मांग रहा है, इसका रीजन क्या है। तो मैंने मेरे पास उनके दूसरे नंबर भी थे, तो मैंने उनको कॉल किया कि मैंने कहा भैया यार आपने मेरे से अमाउंट मांगा। उसने कहा भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं किया। तो मैंने कहा आपके नंबर से और आपकी डीपी लगी हुई नंबर से मेरे पास कॉल आ रहा है और 10,000 रुपये की डिमांड आ रही है। तो उन्होंने थोड़ा सा देखा तो बोले मेरी आईडी हैक हो चुकी है, प्लीज आप उस फोन को अटेंड ना करें। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इनको पर्टिकुलरली एक ही पर्सन का आया। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे 8 रिलेटिव, उनके मैसेजेस 1 बाय 1, कि एक दिन आज इस रिलेटिव का आया, नेक्स्ट डे डीपी चेंज, नंबर सेम था, डीपी चेंज, और दूसरा रिलेटिव, तीसरा रिलेटिव, चौथा रिलेटिव, इवन मतलब सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फना ढीकना, दूर दूर के जो रिलेटिव थे उनके मैसेजेस मतलब आए। तो वो थोड़ा था कि आईडी हैक हो गई, और हालांकि अपने आप ही पता नहीं कैसे ओके हुई, पर 8 जनों के आना एक बार मायने रखता है वो। थैंक यू सर, आपने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब इस केस में आप समझदार हैं, आपने सामने वाले से फोन करा कि ये बंदा सक्षम है, मैं इससे, ये मेरे से पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास पैसे है। लेकिन इस केस में अगर किसी के पास या फिर किसी के दिमाग में एकदम से नहीं आया, किसी को लगा कि शायद ये इमरजेंसी में, उसने बिना कुछ देखे, बिना कुछ इन्वेस्टिगेट करे, उस नंबर जो उसने सेंड किया उसके ऊपर उसने पैसे डाल दिए। और ये बहुत जनरल प्रैक्टिस है, सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि अपना आज ऐसा हो गया ना, कम्युनिकेशन अपन सिर्फ चैट से ही कर रहे हैं, बात तो बड़े दूर की बात हो गई कि अपन कर नहीं रहे अब। तो अब जो लोग आपस में बात करते हैं एक्चुअली फोन पे, वो कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये पर्सन है या ये पर्सन नहीं है, तो इस तरह से वो तो रोक लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरीके से आपके ऊपर कोई मैसेज आता है, या आपके ऊपर, या आपको लगता है किसी ने मेरी आईडी हैक कर ली है, सबसे पहले, अब वैसे तो पुलिस वाले काम करते हैं, तो सबसे पहले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाए, वहाँ पर कंप्लेंट करें, जिससे कि वो इमीडिएट उस नंबर को ब्लॉक करें, जिससे कि वो फर्दर मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं कर सके, किसी और को नहीं कर सके। क्योंकि आज आप एक्टिव हो, आपने उससे बात कर ली, लेकिन उसने 10 जनों को, वैसा आपने बोला 8 जनों को, मैं कह रहा हूँ वो लगभग आपका फोन कर उसके पास, वो 50 जनों को मैसेज कर देगा, 50 जनों में से 5 जन उसको पैसे दे देंगे, 5 जनों ने पैसे दिए, ठीक है, गए पैसे किसके, आपके नाम से, कि आपने उनसे पैसे मांगे हैं, उन्होंने दिए। वो कल आपके ऊपर आएंगे, हाँ भाई तूने बोला था ये नंबर है XYZ, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो उस चीज से अपन को बचने के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाए, वो नंबर ब्लॉक कराए, एक कंप्लेंट रजिस्टर करे, जिससे कि ये प्रोसेस हो सके समाप्त। सबसे पहले फिर चलते हैं अपन एक फिशिंग। फिशिंग नाम किसी ने सुना है? फिशिंग क्या होती है, आपने सुना है? आप स्टूडेंट हो, पढ़ते हो ना, तो ओके। फिशिंग नाम आपने सुना है अंकल जी, आप बताएंगे कि थोड़ा सा फिशिंग मतलब कैसे क्या होती है? किसी भी चीज का लालच देने में आपके नाम की नोटिंग हो रही है, आपके नाम पे इनाम मिला है, आप ये दे देंगे, ये मिल जाएगा।
एक्चुअली फिशिंग एक चीज होती है, जैसे कि कोई बंदा गया, किसी ने मछली पकड़ने के लिए गया है, उसने एक रोड डाली है, वो वेट कर रहा है कि मछली आएगी और उसके अंदर फंसेगी। मछली आई, मछली फंस गई। अब इसको अपन रियल लाइफ में लेते हैं। किसी बंदे ने आपको कोई एक इमेज भेजी, कोई मैसेज करा, कोई लिंक भेजा, या कोई फर्जी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा जो ओरिजिनल वेबसाइट है उनकी कोई डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई, उस पर आप गए, आपने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट चला गया, पर प्रोडक्ट आपके पास आए नहीं। वो बता रहा है ट्रैकिंग में, हाँ प्रोडक्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, 15 दिन हो गए, वो आ ही रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो अगर इस तरीके से कोई फिशिंग चीज हो रही है, सबसे पहले किसी लिंक को क्लिक करके अपन को कोई रिडायरेक्ट नहीं होना है। सबसे पहले इस चीज का अवेयर रखना है। तो एक सॉफ्टवेयर है अपने इंडिया की गवर्नमेंट का, एम कवच करके, तो आप है ना सबको एक बार इंस्टॉल कर ले अपने फोन में, क्योंकि अगर इस तरह से कोई फेक लिंक्स आता है, कोई ओटीपी आएगा, तो वो सिक्योरिटी आपको अलर्ट करेगी, तो शो करेगी कि ये नंबर और ये ओटीपी या ये लिंक ये फ्रॉड है। इस तरीके से आप एक तरीके से और साइबर सेफ रह सकते हैं। ठीक है, फिर अपन चलते हैं। अपने छोटे बच्चों को जो है ना, अपने तो खूब केयर करते हैं, ओटीपी भी नहीं देंगे, कोई लिंक भी नहीं करेंगे, लेकिन अपने जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब नाबालिग है, लेकिन वो गेम खेलता है खुद के मोबाइल में, उनको भी अपना मोबाइल का पासवर्ड वगैरह कुछ भी बताएं। अभी एक केस हो गया, किसी के 25,000 रुपए चले गए, वो साइबर गया, बोला मैंने किसी को ओटीपी दिया है, कोई लिंक पे, इतना समझदार हूं मैं, ठीक है, तो उन्होंने पूरा मोबाइल चेक कर लिया, ओटीपी भी नहीं गया है, कोई ऐसा ऐप भी नहीं किया है। फिर तो उन्होंने पूरी जांच की, बहुत लंबी कहानी, पूरी जांच की, तो ये पता लगा कि उसको छोटा बच्चा जो है, नाबालिग है लेकिन समझदार था, उसको कोई गेम खेलता था, उसको लिंक आया कि आपके पापा के मोबाइल पे ये एप्लीकेशन डाउन कर लो तो आपको 2000 पॉइंट मिलेंगे। फिर 2 बार वापस आया कि आपके पापा से वापस ये डिलीट कर दो तो 2000 पॉइंट मिलेंगे। तो जैसे आप बता रहे हैं, तो मेरा एक ही सुझाव है कि अपने बच्चों को अपना मोबाइल, जो समझदार नहीं है लेकिन मोबाइल में गेम में खेलते हैं, उनको भी पासवर्ड या ये सब खोल के नहीं देवे मोबाइल। सबसे पहले अगर छोटे बच्चों को आपको बताना है कि आप कैसे साइबर से, सबसे पहले अगर वो कोई गेमिंग एक्टिविटी करता है तो सबसे पहले उसके गेमिंग एक्टिविटी के ऐप के अंदर आप उसके होवर्स फिक्स करिए। सबसे पहले चीज, जिससे कि वो ज़्यादा खेल नहीं सके, वो गेम अपने आप ही बंद हो जाए। सेकंड चीज, अगर किसी अपने बच्चों को ये सिखाए कि है ना, वो किसी स्ट्रेंजर से किसी भी बात पर बिलीव नहीं करे, क्योंकि यहाँ अभी कुछ दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलता है, जो मिलता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। जो आप बात करो, मैं उसी कह रहा था, आई गेमिंग और आई गैम्बलिंग, जिस चीज को कहते हैं आई गेमिंग, आई गैम्बलिंग, या हो गया बेटिंग एप्स, ये उसी तरह के एप्स है जो क्या होता है कि अब प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड कुछ फेक एप्स होते हैं। रिसेंटली एक इंडियन गवर्नमेंट ने 150 आई गेमिंग और बेटिंग एप्स बैन करे हैं, जो है ना पूरे इंडिया में सब जने यूज कर रहे हैं नॉर्मली। इस तरीके से कुछ एप्स थे वो बैन करे। ठीक है, अभी अगर गेमिंग बंदा के अंदर, चलो अब बच्चे होते हैं, गेम खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, गेम से ही उनका एक दूसरे से कांटेक्ट बनता है, तो अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताएं, अवेयर करें कि आप जिससे बात कर रहे हो उसको ना आप जानते हो, ना वो अपने आसपास का है, कभी अपन उससे मिले नहीं है, उसके कहने पर कोई भी एक भी एक्टिविटी नहीं करे। और वो सबसे पहले अगर उसने कुछ कहा है तो वो आपको आके बताए कि सबसे पहले मेरे को आके बताओ कि मैं ये चीज करूंगा, या फिर जो भी आप मतलब बच्चा आपका कर रहा है उस चीज को वहां से प्रिवेंट करने के लिए आप उसको उस चीज से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रख सकते हैं कि वो बंदा क्या कर रहा है। जब आपका फोन उसके हाथ में है तो वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये सब एक्टिविटी पर आप ट्रैक कर सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर ये पूरा सिस्टम होता है। इसका नाम होता है। जबकि इसमें क्या होता है, जब मैंने पहले बताया ना आपको, कभी भी कोई अनजान कॉल आए, सबसे पहले अपने फोन के ऊपर ऐसे वीडियो इस कैमरे को ऑफ कर देना है। ये इसलिए क्योंकि आजकल है ना रैंडम नंबर से कॉल आते हैं, सामने कोई होती है, वो उसके कपड़े वपड़े नहीं होते, कुछ होता है, और कभी कभी बंदा उससे कंटिन्यूस बात भी कर लेता है, उस चीज़ की वो सामने वाले जो भी साइबर स्कैमर होता है वो उसके साथ उसकी वीडियो बना लेता है, फिर वो वीडियो उसको अपलोड करने की धमकी देता है या उसके कॉन्टेक्ट में सेंड करने के लिए बोलता है। तो अगर ये सब चीज़ हो रही है तो अब उस जगह पर जो विक्टिम है वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो वो अपने फैमिली को बता पाएगा ये चीज़,
नहीं वो पुलिस में जा पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि कहीं वो खुद ही गिल्टी है कि उसने चीज करी है, जबकि उसके अंदर 1% का हाथ नहीं है। इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर ऐसा कुछ अगर किसी के साथ होता है तो सबसे पहले नियरेस्ट थाने में जाए, अपनी फैमिली को अवेयर करें। कोई किसी के साथ कोई पेमेंट शेयर नहीं करना है। अगर कोई ऐसा कहता है कि हाँ भाई मैंने ऐसा क्या वीडियो वायरल करूँ, उसको बोलना कर देना, या फिर कर देना, वीडियो वायरल कर देना, सबको भेज देना, मैं तेरे को 1 भी रुपया नहीं दूंगा, सीधी बात है। और उसी टाइम इमरजेंसी में साइबर पुलिस स्टेशन में जाइए, नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कंप्लेंट तो बार रजिस्टर हो जाएगी, पर वो उस पर इंक्वायरी कुछ आगे करेंगे नहीं। अगर आप साइबर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो इमीडिएट एक्शन हो जाएगा, वो उस नंबर को बंद कर देंगे, उस वीडियो को वो इंटरनेट से भी डिलीट कर सकते हैं। इतने भी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। डीप पे क्या होता है, आई थिंक एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था शायद रश्मिका मंडाना का, जिसके अंदर सेम टू सेम डुप्लीकेट और उसकी वो कॉपी आई थी। अब इसमें डीप फेक का मतलब ये होता है, एक बंदा है उसका सेम टू सेम डिट्टो एआई से क्लोन बना दिया है। अगर उसका क्लोन है, नॉर्मली पर्सन इतना गौर नहीं करता है कि ये एक्चुअली रियल है या नहीं है, वो उसको देख लेता है ठीक है वो है। इसी तरीके से होती है वॉइस क्लोनिंग और एआई क्लोनिंग। आपके सामने वीडियो कॉल आया, सेम टू सेम पर्सन बैठा हुआ है जिसको आप जानते हो, वो आपसे बात कर रहा है, बातों बातों में वो आपसे थोड़ी देर में पैसे मांग ही लेगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि एक मोटिव होता है कि इसको तो जैसे तैसे करके पैसे से निकालने हैं। अगर एक स्कैमर के पास 50 टारगेट है तो 5 तो जने उसके साथ फंसे जाएंगे एक दिन के अंदर, उसके तो अच्छे से 2-3 लाख की कमाई हो गई, और इतना कमाने में तो पूरे महीने 2-3-4 महीने या साल, किसी के लिए तो 3-4 साल भी निकल जाएंगे। तो इस टाइम पे आपको सबसे अवेयर ये वाला रहना है कि अगर इस तरह से कोई चीज होती है कि जो डीप फेक आया, प्रोफाइल आया, सबसे पहले उससे फोन करे, कंफर्म करे, नहीं हो तो उसके घर चले जाए, ज्यादा दूर का वो होगा नहीं, वो कुछ रिलेटिव ही होगा जो आसपास होगा, या उससे किसी और रिलेटिव से कंफर्म करे कि हाँ ऐसी कोई चीज हो रही है या नहीं हो रही है। फिर ओटीपी इसको कहते हैं स्मिशिंग, हमारी लैंग्वेज में साइबर क्राइम में स्मिशिंग ये होती है कि एक साथ मल्टीपल्स ओटीपी फोन के ऊपर आते हैं, और इतने सारे ओटीपी आते हैं, कभी कभी फोन हो जाता है क्रैश बिल्कुल से। तो अगर इस तरह से है तो स्मिशिंग आ रही है, ठीक है, तो अगर उसको प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले स्मिशिंग विदाउट कोई भी एक ओटीपी आता है ना, जो ऑथराइज्ड ओटीपी आता है ना, वो नॉर्मल एक ओटीपी आता है, कभी भी उसके साथ कोई लिंक कोई फाइल अटैच नहीं होती है। लेकिन जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं ना, वो हमेशा कुछ न कुछ उसके साथ अटैच करके भेजते हैं, क्योंकि अपनी आदत होती है ये जो चीज़ है इसको भी खोल के देखूंगा इसके अंदर क्या है। नॉर्मल एक बेड प्रैक्टिस है, अपन किसी के साथ कोई ओटीपी आया है, कुछ आया है, तो उसके अंदर अपन चेक करने की आदत अपन चेक करेंगे, जैसे अपन ने चेक किया अपना फोन हो गया है, अपनी चीजें हो गई पास सामने वाले के ऊपर, ठीक है। इस तरह से बचने के लिए किसी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, उसको बंद करके रखना है, जैसे उसके ऊपर नहीं अपन नहीं जाएंगे और नहीं अपन फंसेंगे। है क्या? तो मैंने कहा मैं समझ गया कि ये मामला गड़बड़ है। मैंने कहा मेरी शादी नहीं हुई है कि जो उसने मेरे को गाली देने लग गया कि 90 साल का है, शादी नहीं हुई क्या तेरी? तो मैंने भी उसको बहुत गाली दी उसने खुद काट दिया। फिर मैंने उसको जर्नी में जो मेरे लिए जिसने मेरी जर्नी बहुत इजी बना दी, और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जीवन में एक सपोर्ट गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। भले ही आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या किसी भी पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो मुझे वो सपोर्ट मेरे पिताजी के रूप में मिला, मैं उसका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। तो अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है पढ़ाई में, वैसे तो सिंधी समाज बिजनेस में बहुत आगे, लेकिन पढ़ाई में कभी कभी थोड़ा बहुत रह जाता है कहीं ना कहीं कमी। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे करना नहीं चाह रहे या आगे निकलना नहीं चाह रहे, काफ़ी बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अपने फादर के बिजनेस को संभालने के पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है और बोलता है कि नहीं मेरी पढ़ने की इच्छा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आप प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने बच्चे के साथ इतनी क्लैरिटी बना के रखिए, इस तरह का रिलेशन बना के रखिए कि वो आपको बोलने तो लगे कि हाँ मुझे ये करना है पापा, हाँ मुझे मम्मी ये करना है और आप मुझे करने दीजिए। तो अगर ये रिलेशन रहेगा तो चीज़ें बहुत आसान होगी, सिर्फ आज के लिए ही नहीं, फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप होती है, जब हम देते हैं तो हमें वो मिलती भी है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए, और अगर कोई भी इस फील्ड में भी जाना चाहता है तो आई एम ऑलवेज वन कॉल अवे।
मैं अवेलेबल हूँ, मैं बिल्कुल हेल्प करना चाहूँगी। आई विल बी ऑनर्ड टू हेल्प। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में इसी कड़ी में मेरे छोटे भाई अमन असनानी को भी मैं इन तीनों भाइयों के साथ डाटा लीक होता है और वापस अपने पास फोन आता है कि आपकी गाड़ी खुल गई है, आपको 2000 डालने पड़ेंगे, 2500 डालने पड़ेंगे, ये ओटीपी दे रहे, तो ये सब चीज़ से दूर रहे। और दूसरा, जो हमारे समाज में और जो अच्छे लोग जो बैंक से जुड़े हुए हैं वो बैंक जाते हैं। अभी हमारे प्रोफेसर के साथ एक केस हुआ यूनिवर्सिटी में, जो वो बैंक गए थे अपनी चेकबुक इशू कराने, तो वो टाइम ओवर हो गया था, तो उन्होंने सोमवार के दिन ही सुबह फोन आ जाता है कि सर आप बता रहे थे, तो उनको अच्छा लगता है कि यार कि हमारे को इज्जत मिल रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। उनके साथ ऐसा ही हुआ, उनको बोला कि सर आप बैंक बता रहे थे, आपको कहाँ आने की जरूरत है, तो आदमी एक बार खुश हो जाता है कि यार कि हमारे को बैंक से फोन आया और हमारे को सम्मान मिल रहा है, लेकिन वो सम्मान नहीं है। उनको बोला कि सर आपकी हम घर बैठे बैठे भिजवा देते हैं, क्या बात कर दिया, बैंक आ गए, उनसे ओटीपी मांग लिया और बैंक से उनके 2.5 लाख रुपए कर दिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एक मेरे अभी दोस्त के साथ एक केस हुआ कि उसने अपनी वाइफ के अकाउंट में 15-16 लाख रुपए रख रखे थे, तो उसको कोई प्लॉट खरीदना था, तो उनके पास एक फोन आया कि उनकी वाइफ के पास, वो एक कॉलेज में पढ़ाते हैं ऐसा गैस फैकल्टी, उनके पास एक कॉल आया कि हम आपको घर बैठे बैठे कुछ पैसे जिता देते हैं, आप हमारे से जुड़े, ऐसे ऐसे करके लड़की ने उनको बहुत कन्विंस करा। पहले उनसे 500 रुपए लिए और उनको बोला कि आपको ये करना है, उनको 700 रुपए रिटर्न करें। उसको ऐसा फंसा दिया कि 2-3 लाख रुपए उससे ले लिए और उसको रिटर्न नहीं करे, बोले 2-3 लाख कवर करने के लिए आपको दूसरे पैसे भी डालने पड़ेंगे। और वो डर के मारे अपने पति को नहीं बता पाई कि मेरे को कुछ घर में हो जाएगा, तो उसने उसको एक लिंक शेयर करा जिससे उसका सारा अकाउंट क्लियर हो गया। तो इन चीजों से बच के रहे बस। ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो आप संपत्ति आप अपनी खरीदते हैं वो आपको दिखती है। एक ऐसी संपत्ति होती है जो बिजनेसमैन, जो भी युवा हैं या जो स्टार्टअप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें बिल्कुल लोगों में अवेयरनेस नहीं है। यानी कि जो आप अपनी जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हो उसकी आप रजिस्ट्री कराते हो, यानी कि जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, ये 3 चीज़ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ये एक ट्रेडमार्क एक्ट बने हुए हैं जिसके अंदर सारे कानून बने हुए हैं। उसमें आप अपनी सिविल केस भी होता है और व्यवसायिक वारंट भी होता है, यानी कि जो ब्रांड होता है अपना, उसको आपको अपनी रजिस्ट्री करानी चाहिए। अगर आप अपनी रजिस्ट्री नहीं कराते हो तो आप इतनी मेहनत करते हो, बिजनेस को ग्रोथ करते हो, ब्रांड नहीं बनाते हो और फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसको अपना ब्रांड बना लेता है। तो इसलिए ये IPR यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार ये कानून बना हुआ है, जिसमें हर एक व्यक्ति को अपना, जो इतनी मेहनत से आप जो सिंधी युवा समिति है, तो उसमें मुझे आई थिंक मुझे उदयपुर में कम से कम 5000 जो भी आप लोग हैं उसमें अधिकतर लोग बिजनेसमैन हैं और इसी वजह से अपना ट्रेडमार्क बहुत कम है। यानी कि जो भी ब्रांड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, JMP वाले हैं जैसे, तो इस टाइप के जो होते हैं तो उनका नाम कितना फेमस हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर कोई न्यू लगा के या उसको आगे पीछे, यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल करता है, सफिक्स और प्रीफिक्स, तो ये कभी हो नहीं सकता है कोई भी न्यू या ऐसा कुछ। तो आप भी अपना एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कराएं और उसके लिए कुछ भी कानूनी कुछ सहायता यह है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने जैसे बताया JMP के आगे न्यू, तो ऐसे तो मार्केट में सैकड़ों बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको सरस डेयरी का एग्जाम्पल दूं, सरस के नाम से कम 15 ब्रांड बाजार में, कोई न्यू लगाता है, कोई श्री लगाता है और वो सब चल रहे हैं। गवर्नमेंट की डेयरी है सरस डेयरी, पूरे राजस्थान में गवर्नमेंट की डेयरी होती है और ऐसे 50 ब्रांड है जो एक अक्षर आगे एक अक्षर पीछे तो चल रहे हैं। उसमें तो शायद आप या तो बता रहे हो या तो आपको जानकारी नहीं है। जो मैं इस ट्रेड से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास कम से कम 5-7 ऐसे ब्रांड हैं जिनके आगे एक अक्षर आगे एक अक्षर पीछे, तो कोई कार्रवाई नहीं है आज तक। जिन्होंने भी एक्शन लिया है, सरस डेयरी तक गई, उसके नाम से 15 आपको 15 पैकेट मिलेंगे आज की तारीख में। एक आपको एक ट्रैक्टर एक बनाता है, ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर, एक न्यू ट्रैक्टर, या तो फिर आपको जानकारी नहीं है या हमारे भाई यहाँ से या कंफ्यूज हो, क्योंकि ऐसे
जो मेरे पास 5-7 ब्रांड है। बिस्लेरी जो पानी है ना, बिस्लेरी पानी के नाम से 10 ब्रांड आ गए हैं बाजार के अंदर। सर एक्चुअली क्या है कि अगर आप कोई भी स्पेलिंग चेंज करते हो तो ट्रेडमार्क का जो एक्ट है, कानून ये बोलता है सेक्शन 11 में कि आप किसी भी नाम के आगे पीछे या स्पेलिंग को तोड़ मरोड़ के अगर आप करते हैं तो वो कानून के अंदर अपराध की श्रेणी में आता है। सर ने ये बोला कि बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं, तो आईपीआर के अंदर आपको शायद ये आईपीआर में जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, ऐसे कितने लोग हैं जिसने आज पहली बार नाम सुना है? बहुत सारे होंगे ना। देखो आप, तो सर क्या है कि जो बड़ी कंपनीज भी है ना, उनको भी ऐसी जानकारियां कम है, ऐसे लोग भी कम है। यानी कि जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बात है। जो सरस रेडी है तो न्यू सरस नहीं लगा सकता, संभव नहीं है। हाँ ये है कि उस कंपनी को इसमें अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। अब वो नहीं करती कंपनी, वो उसका लुकआउट है। जैसे अगर आप अभी जेएमपी की बात करें, ठीक है, तो अगर कोई न्यू लगाता है और वो कुछ नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कानून बना हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कानून बना हुआ है तो कानून ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ये आपको एक प्रोटेक्ट करता है कि आप अपने अधिकार के लिए फाइट करें। था मोजी कर दिया फिर। हाँ तो देखिए आप आगे से मोजी कर दिया का जो है वो उन्होंने अपना नाम किया ना, तो करना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ आपके शायद स्टार वाले और उनका भी कुछ चला है, उसका वो वाला जो है ना स्टार ब्रेड है ना, स्टार ब्रेड का चला है। तो देखो सर कानून है, अगर आप उस कानून में चलते हैं तो बहुत कुछ है, कानून में नहीं चलते हैं तो कोई नहीं। तो मेरा सर ये है कि आप अपना अगर ब्रांड सिक्योर करते हैं तो आने वाले समय में 100 करोड़ की कंपनी आप नहीं बना सकते। यानी कि और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी कंपनी से अगर आप कॉर्पोरेट एंड एफेयर्स डिपार्टमेंट जाओगे, सीए सबसे पहले चेक काम करते हैं, बताओ ट्रेडमार्क के अंदर जाके कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप पहले से किसी का ट्रेडमार्क कंपनी भी नहीं बना सकते। और आजकल फ्लिपकार्ट, अमेज़न एक नाम से 2-2, 3-3 हो रहे हैं वहाँ पर नाम। तो उस प्रोडक्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये प्रोडक्ट मेरा है। यानी कि एक नाम से 4-4, 5 स्पेलिंग चेंज कर करके अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो आपकी इतनी मेहनत, जो आप 10 साल, 20 साल, 30 साल से मेहनत कर रहे हो और 2 मिनट में कोई आगे स्पेलिंग लगा करके वो मतलब क्या ही कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्शन आप कैसे करोगे, अपने ब्रांड को आप सुरक्षित कैसे करोगे, ये मुझे बताओ आप। और वो कंपनी वाले बोलते हैं हमारी ऐड हो रही है, वो कंपनी वाले इसलिए एक्शन नहीं लेते, हमारे नाम से हमारी ऐड हो रही है। अलग-अलग सोचने का एक तरीका है। हमारे मन में क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। मुझे लगता है आज अगर इस सेमिनार को हम कल तक के लिए भी आयोजित करेंगे तो खत्म नहीं होगा। तो अब सभी से निवेदन है इस कार्यक्रम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसको समाप्ति की ओर बढ़ाएं। डॉक्टर सत्येंद्र जी सांगला साहब को सिंधी समाज की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि 13 तारीख के बाद हम मैं निया जी दमानी साहब मैम से भी निवेदन करूंगा, आप भी बताएं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमें गर्व है हमारे जानवी आहूजा पे। पूरे समाज ने दिया एक सेकंड रुक हाँ अमन के साथ में खड़े ना। आज इस कार्यक्रम में आम जन को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमने शहर के मुख्य वक्ताओं को आमंत्रित किया, जिन्होंने आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करी। साथ ही एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का, नागरिक का अधिकार है कि वो अपने अधिकार के साथ जिए, लेकिन उसका यह कर्तव्य भी है कि अपने अधिकारों के साथ साथ वो किसी अन्य के अधिकारों का हनन नहीं करे। तभी हमारा जो समाज है वो एक सभ्य समाज होगा, एक सभ्य राष्ट्र होगा।
और हम एक सभ्य समाज की स्थापना कर पाएंगे। मैं आयोग अतिथियों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने यहाँ आकर के अपने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करी, और सभी समाज के प्रमुख जनों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। एक ग्रुप फोटो करेंगे, लेकिन उससे पहले जब संविधान से संबंधित एक सेकंड राजानी साहब बता जी अच्छे हैं ठीक है सर वापस बोलना पड़ेगा जहाँ से बंद किया आपने। तो आज इस कार्यक्रम में सिंधी समाज के लोगों ने, हमारे अधिवक्ता भाइयों ने आग्रह किया। मैं उनका बहुत तहे दिल से साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर नेहा दमानी, आपने यहाँ पे आज सिंधी समाज में मुझे अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया और मेरा टॉपिक था मेडिकल लॉ पे बताना। सो इससे रिलेटेड मैंने पेशेंट्स के राइट्स क्या क्या हो सकते हैं और गत वर्षों में जो मेडिकल का कमर्शलाइजेशन हुआ है उससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन साझा करने की कोशिश की है। और मेरी पूर्ण रूप से कोशिश यही रही है कि एज अ पेशेंट भी हमें अपने पूरे अधिकारों की जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि हमें पता रहे कि हम किस तरीके का कंसल्टेशन हो रहा है, अगर कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो वो क्यों दिया जा रहा है, ये हमें पूछने का पूर्ण अधिकार है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि अगर कुछ भी मेडिकल लॉ से रिलेटेड आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी असिस्टेंस भी ले सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मैं कोशिश यही करूँगी कि आप सबको आपके पूर्ण अधिकार बता दें। मैं डॉक्टर राशि चौधरी और मैं लॉ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज सिंधी समाज ने मुझे आमंत्रित किया था वृद्धजनों के अधिकारों के बारे में बताने के लिए, क्योंकि आज ये बहुत समसामयिक समस्या है और बहुत ज़्यादा समस्या है कि वृद्धजनों के साथ हम लोग अच्छे से व्यवहार नहीं कर। कारण ये भी हो सकता है कि कई जगह एकल परिवार हो गए, कई नौकरी की वजह से बच्चे बाहर जाने लग गए तो पीछे माँ बाप अकेले रह जाते हैं उनके साथ, तो उनके राइट्स क्या, या फिर कई बार होता है बच्चे अपने प्रॉपर्टी के कारण उनके माता पिता के साथ ढंग से व्यवहार नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, उनका भरण पोषण नहीं देते। तो जो भी माता पिता जिसके पास अगर थोड़ी प्रॉपर्टी और भरण पोषण कर सकते हैं पर उनको और भरण पोषण या बिल्कुल भी आसक्त हैं तो अपने बच्चों से ले सकते हैं। बच्चे कोई भी हो सकते हैं, बच्चे उनके एडॉप्टिव बच्चे भी हो सकते हैं, स्टेप बच्चे भी हो सकते हैं और उनके बायोलॉजिकल बच्चे। और फॉरेन में अगर कोई रह रहा है तो वो सरकार उनको सम्मान बेच के भी इन जो भारत के जो वृद्धजन हैं उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था करवा सकती है। आज जैसा कि सिंधी सेंट्रल युवा समिति द्वारा एक विधिक का सेमिनार आयोजित किया गया, उसमें मैंने वहाँ ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में काफ़ी जानकारी दी, जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार कानून होता है। हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने बिजनेस में अपना एक ट्रेडमार्क कराना चाहिए, अपना ब्रांड बनाना चाहिए, जिससे वो सिक्योर हो जाता है और आने वाले समय में उसका ब्रांड इतना बड़ा हो जाता है कि उसको उस नाम का कोई भी कॉपी या दुरुपयोग नहीं करे। और इसमें कानूनी प्रावधान है, उसमें गिरफ्तारी वारंट और ये सारी जो सिविल और ये सब अधिकार है, तो लोगों को अवश्य इसमें जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद। मैंने BCA ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है। मैं उदयपुर के अंदर साइबर एक्सपर्ट हूँ, जहाँ पर मैं साइबर क्राइम से रिलेटेड काम करता हूँ और मैं एज वॉलंटियर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सर आपसे एक सवाल है, साइबर क्राइम बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं, क्राइम भी हो रहा है बच्चों के लेकर, जो गेम खेलना कोई ऐसे कुछ हो रहा है, इसमें बताएंगे थोड़ा। सर सबसे पहले चीज़ है कि ना, आपके बच्चे होते हैं जो सर छोटी एज में होते हैं, उनको क्या होता है, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर नज़र रखने की कि बच्चा अपना क्या एक्टिविटी कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई अनजान पर्सन से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके कहने के अंदर अपने फ़ोन में कुछ डाउनलोड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, या फिर किसी उसके कहने पर कुछ अलग से एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। इस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और इस तरह से अगर कुछ कर रहा है तो अपने बच्चे को समझाइए कि ये गलत है, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर है ना, किसी बच्चे ने किसी स्ट्रेंजर से बात करी, उससे स्ट्रेंजर के कहने पर आपके फ़ोन के अंदर कोई मैलिशियस ऐप लिंक या फिर ऐसे कुछ डाउनलोड कराया है और उसने आपके पेरेंट्स के फ़ोन के अंदर से कुछ मनी ट्रांसफ़र हुई है और उसके बाद में उस बच्चे के कहने पर वो चीज़ आपने यहाँ से रिमूव कर ली, डिलीट कर दी, इस तरह से आप कभी उसको पता कर नहीं पाएंगे अपने बच्चे के साथ हो क्या रहा है और आपके अकाउंट से कंटिन्यूज इस तरह के फ्रॉड होते रहेंगे और आपके पैसे जाते रहेंगे। तो आपको जैसे कि देखा गया कि अभी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं स्कूलों में, ये बच्चों को साथ हाथ में मोबाइल है, इस विषय में क्या कहेंगे? सर इस विषय में तो सीधी सी बात है कि सर ये तो एग्ज़ाम्स जो अथॉरिटी है स्कूल्स की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को बैन करे, क्लास के अंदर जैमर्स इम्प्लीमेंट करे, जिससे कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या सिग्नल से कम्युनिकेशन नहीं हो पाए, इस तरह से चीटिंग को रोका जा सकता है। नाम बोल सकते
जी, मेरा नाम जानवी आहूजा है और मैं सिंधी समाज से बिलोंग करती हूँ और हाल ही में मेरा राजस्थान न्यायिक सेवा 2024 में सिलेक्शन हुआ है। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके समाज वाले अधिकतर देखा गया व्यापार में से जुड़े हुए हैं जी, और शिक्षा में बहुत कम दिखाई जी, में क्या कहेंगे आप? मेरा ये मानना है कि क्योंकि इस समाज का झुकाव बिज़नेस की तरफ ज़्यादा रहा है, क्योंकि जब से ये समाज ने फ्लरिश करना चालू किया है तो बिज़नेस ने ही इस समाज का ज़्यादातर साथ दिया है और हमारे समाज के लोगों ने बिज़नेस में ही ज़्यादातर नाम कमाया है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही है, आगे जा रही है, तो उसी तरह से मेरी यही उम्मीद है कि हमारा समाज पढ़ाई में, शैक्षिक क्षेत्र में और न्यायिक क्षेत्र में भी कहे या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी मेरा ये कहना है और सपोर्ट रहेगा कि इसमें भी आगे बढ़े। आपसे एक सवाल और भी है, जैसे कि अभी साइबर क्राइम के लेकर अभी जो बात कही गई, सिंधी समाज हद से ज़्यादा इसमें फ्रॉड में आ रहे हैं, क्या बात कहेंगे? जी, क्योंकि उनका फ़ोन पे लेना देना, ट्रेडिंग, बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो इस वजह से काफ़ी हो जाता है कि वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और नॉलेज की थोड़ी सी कमी रहती है। लीगल नॉलेज सबको नहीं होती आजकल के टाइम पे, जो लॉ से जुड़े हुए हैं उनको ही नॉलेज रहती है। आज भी अगर हम बात करें, काफ़ी लॉस की हम लोगों ने बात करी जिसके बारे में मात्र 20% लोगों को पता होगा, 10 से 20% लोगों को पता होगा, तो इसलिए थोड़ी नॉलेज की कमी होने के कारण ये रहता है। बट उम्मीद है कि आगे और डेवलप होता जाए और पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा झुकाव रहे इस समाज का, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े।